नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है टॉप 5 डिपार्टमेंट्स फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स की जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, उसको आप जॉइन करके किसी भी तरह की अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके कोई भी डाउट है, आप उसको जॉइन करिए और हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिनको एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए टॉप पर रखा जाता है। सबसे पहले एमईए, रेलवेज़, एएफएचक्यू मतलब आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, डीओपीटी एंड सीएजी। एक-एक करके इन सारे सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या फैसिलिटी इनके अंदर हमें मिलती है। आप एज़ ए स्टेनोग्राफर जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या-क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं एमईए की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नाम से जानते हैं सभी लोग। ये एक स्टेनोग्राफर कैडर में मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स होती है, एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है आपका हर साल उसमें, ठीक है? एमईए के बारे में क्या कहा जाता है ना कि कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मिक्सचर है। ऐसी बात कही जाती है इसके बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो वर्क कल्चर है वो सिमिलर है कॉर्पोरेट के, और फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है तो सारी फैसिलिटी आपको वही होंगी। इसमें आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा चार्म जो है इस डिपार्टमेंट का वो है फॉरेन पोस्टिंग, जिसमें आपको अ, 3 साल की फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। आप 2 या 3 पोस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 साल का प्रोबेशन करने के बाद, ठीक है? अब फॉरेन पोस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड और हमारे दिमाग में आता है एफए, फॉरेन अलाउंस। ये है सबसे बड़ा चार्म इस नौकरी का, जो इसको मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स बनाता है। ओके। अ, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2017 के बाद से ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक रूल ऐड हो गया है। क्या? कि आपको 2 साल का एक प्रोबेशन पीरियड होता है आपका, ये हर एक सर्विस में होता है आपका, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री में आप सेलेक्ट होंगे, तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। वो प्रोबेशन पीरियड करने के बाद, अभी हम एमईए की बात कर रहे हैं, वो प्रोबेशन पीरियड क्लियर करने के बाद आपको एक इंटरनल स्किल टेस्ट क्वालीफाई करना होता है। इसके बाद आपका प्रोबेशन क्लियर माना जाता है। चाहे आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हो, चाहे आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हो। एमईए में हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टेनोग्राफर आते हैं। 4600 और 4200 पे सेलेक्ट होते हैं। फॉरेन पोस्टिंग मिलती है आपको, जिसमें आप 3 साल के लिए अ, फॉरेन कंट्री में जाकर रह सकते हैं। अभी फॉरेन कंट्री आपको मिलती कैसे है? इसको आपको ऑप्ट करना पड़ता है। जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको कंट्रीज़ को ऑप्ट करना होता है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं। और अगर उस कंट्री में वैकेंसी होती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या सीट्स के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। आप 2 या 3 पोस्टिंग एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। यही सारी चीज़ें हैं जो इसको इतना चार्मिंग बनाती हैं। लाइक आपका फॉरेन पोस्टिंग सबसे बड़ा इसका फैक्टर है, फॉरेन पोस्टिंग। जो जो भी स्टूडेंट विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं वो इसको ऑप्ट करते हैं। और वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट एंड चीज में आता है एमईए। जो टॉपर्स ऐसा कहा जाता है, जो मेरिट में सबसे टॉप पर रहते हैं वो एमईए में स्टूडेंट्स जाते हैं, और वो उनका टारगेट फिक्स होता है ये सारी चीज़ें, 4600 या 4200 की जॉब, कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट का मिक्सचर, फॉरेन पोस्टिंग, ये सारी बातें है। और एक कॉमन बात सभी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में क्या रहती है ना, आपका सीजीएचएस की फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सब कुछ सेम रहता है। सारी मिनिस्ट्रीज़ में सेम रहता है। तो हम अभी एमईए के बारे में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन अभी हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ भी एक टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट में आता है। एसएससी स्टेनोग्राफर से जब आप सेलेक्ट होते हैं तो ये सेकंड नंबर पर हमने इसको क्यों रखा है? इसकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। रेलवेज़ में आप स्टेनोग्राफर्स के जो उसमें ना 2 तरीके से भर्ती होते हैं, एक आरआरबी एग्ज़ाम लेता है और एक एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम लेता है। तो जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम लेता है उसमें आप ग्रेड डी पर की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। आपकी ये दिल्ली बेस्ड जॉब है। एमईए भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एमईए भी एक दिल्ली बेस्ड जॉब है। जब एमईए के हेडक्वार्टर्स में आप आते हैं, ठीक है? और रेलवे, जब आप रेलवे में ग्रुप डी सेलेक्ट हो जाते हैं, ग्रेड डी सेलेक्ट हो जाते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो ये दिल्ली बेस्ड जॉब है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी रेलवे बोर्ड में। रेल भवन के नाम से इनके ऑफिस इनका नाम है रेल भवन। यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, दिल्ली बेस्ड रहता है आपका। फैसिलिटी की बात करें कि क्यों ये टॉप मोस्ट उसमें आती है हमारी प्रेफ़रेंस पे, सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है आपकी, देखिए ट्रेन के पासेस। सीएचएस, टीए और डीए, ये सारे अलाउंसेस तो सभी मिनिस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं।
हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो इन सारी चीज़ों से अलग हट के होती हैं। जैसे कि ट्रेन के पासेस, आपको ट्रेन के पासेस की फैसिलिटी मिलती है लाइफ टाइम के लिए अकॉर्डिंग टू आपके पे लेवल। अ, आप ग्रेड डी के लिए सेलेक्ट होते हैं, थर्ड एसी से स्टार्ट हो जाता है। थर्ड एसी से आपको लाइफ टाइम रेलवे पास की फैसिलिटी मिलती है हस्बैंड वाइफ को और उनके 2 बच्चों को। और ये आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे-जैसे आपके प्रमोशन बढ़ेंगे तो ये कोचेज़ अपग्रेड होते रहते हैं। के साथ-साथ आपको रेलवे गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी मिलती है। अब जिस भी जगह पर आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रेलवे के गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएँगे। तो आपके अकोमोडेशन की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। कहीं आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पर ट्रेन जा रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी होगी। तो आपके अकोमोडेशन का भी वहाँ पर हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको रेलवेज़ में सेलेक्ट होने के बाद देखने को मिलती है और भी बहुत सारे पर्क्स हैं। जैसे कि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी माने जाते हैं इनमें, प्रमोशन जल्दी होते हैं लाइक जैसे आप ग्रेड डी में सेलेक्ट होते हैं 2400 ग्रेड पे तो आप 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए 4600 की। और ये 4600 की पोस्ट के बाद आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली डिपार्टमेंट के जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको जब आप ग्रेड डी सेलेक्ट हो जाएँगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। ये अगले डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे और ग्रेड 2400 ग्रेड पे। ये भी दिल्ली बेस्ड जॉब होती है। जितनी भी हमारी आर्म्ड हेडक्वार्टर्स ऑफिस होते हैं ना मतलब अ, हमारी जित जो तीनों फोर्सेस हैं इसके अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, आपके ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। अगर आप ग्रेड सी सेलेक्ट होते हैं, तो आप हायर रैंक ऑफिसर्स के साथ रहेंगे। आप स्टेनो सेलेक्ट होते हैं, तो आप उसी हिसाब से उस रैंक के ऑफिसर के साथ आपकी पोस्टिंग की जाएगी। वर्कलोड सभी का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट ये और ये दिल्ली बेस्ड जॉब है। इसमें आपकी पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली रहने वाली है। दूसरे स्टेट में पोस्टिंग नहीं होती है आपकी, जब आप एएफएचक्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप ग्रेड डी सेलेक्ट हों या फिर ग्रेड सी सेलेक्ट हों। और इसकी एक और फैसिलिटी बाकी सेम इसका भी सेम रहता है टीए और डीए इसमें भी वो सेम फैसिलिटी रहेगी बाकी जॉब्स की तरह। एक और इसमें पर्क ऐड हो जाता है जिसमें क्या आप ग्रोसरी शॉपिंग का आपको कार्ड मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आर्मी पर्सनल होते हैं जो उन लोगों को कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। तो इस जॉब में आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, पर लेकिन ओनली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जिसकी एक लिमिट डिसाइड होती है 5,500 से 6,000 रुपए। तो एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो सैलरी से अलग ही आपको ये एक 5 से 6,000 रुपए की फैसिलिटी मिल रही है, जिसमें आप कैंटीन से आर्मी कैंटीन से मतलब तीनों फोर्सेस की जो कैंटीन होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आप तीनों की किसी भी कैंटीन से आप शॉपिंग कर सकते हैं ग्रोसरी की। ये एक फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और डेली बेस्ड जॉब रहती है। बाकी सीजीएचएस की फैसिलिटी सेम रहेगी आपकी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग और बाकी अदर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट की तरह, ठीक है? तो ये हो गया आपका आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स में। अब प्रमोशन की बात करें यहाँ पर तो प्रमोशन भी सिमिलर है, आप 4 से 5 साल में एलिजिबल हो जाते हैं अपर ग्रेड प्रमोशन के लिए। चलिए अब डीओपीटी की बात कर लेते हैं। डीओपीटी में जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जनरली दिल्ली में होते हैं। आप जब डीओपीटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी दिल्ली बेस्ड जॉब रहने वाली है। दूसरी स्टेट्स में पोस्टिंग नहीं होती आपकी जब तक आप खुद से अपनी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र ना लेना चाहें, ठीक है? इसमें आप ग्रेड डी पर सेलेक्ट होते हैं जो कि लेवल 4 की जॉब है। दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग है, लाइफ टाइम आपको यहीं रहना होता है, आपके प्रमोशन होंगे और सिर्फ़ आपकी मिनिस्ट्री चेंज होगी। इसमें रहता क्या है ना बेसिकली देखिए बाकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डीओपीटी अपने आप को कैसे अलग कर लेती है कि हुआ क्या कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपने जॉइनिंग की और आपका वर्क कल्चर स्टार्ट हो जाता है कि आपकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है कि आपने काम करना स्टार्ट कर दी। डीओपीटी के केस में क्या रहता है ना, डीओपीटी में जब आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं। अपनी आपको मिनिस्ट्रीज अलॉट हो जाएंगी। सिलेक्शन होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग में, डीओपीटी में आप सेलेक्ट हुए। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। उन मिनिस्ट्रीज़ में आपके ना आपको सेलेक्ट आप अलग-अलग कैटेगराइज़ कर देंगे, अलग-अलग मिनिस्ट्री अलॉट कर देंगे आपको। अब होगा क्या मिनिस्ट्री अलॉट होने के बाद जब आपकी जॉइनिंग हो गई है उस मिनिस्ट्री में, तो फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक? 2 से 4 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? सेक्रेटेरियल वर्क। ऑलमोस्ट 2 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी। इस 2 महीने की ट्रेनिंग में आपको वो सारी बातें सिखाई जाती हैं कि सेक्रेटेरिएट को आप लोगों को किस तरह से मैनेज करना होता है। ये सबसे अच्छी बात है।
डीओपीटी की कि आपको सिलेक्शन के बाद काम को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको सेक्रेटरीएट के काम को मैनेज करना है, क्योंकि पीए का काम बेसिकली सेक्रेटरीएट को मैनेज करना ही रहता है। इस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अलग हो जाता है डिपार्टमेंट। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपका 5 से 7 दिन का एक टूर होता है जिसमें आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में लेकर जाते हैं। जस्ट फॉर ट्रेनिंग के बाद आप जो ये पीरियड आप निकालते हैं, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है? उसके बाद वापस आप दिल्ली आ जाते हैं और अपनी-अपनी मिनिस्ट्रीज़ में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, सारा काम आपको सिखा चुके होते हैं वो आईएसटीएम में। इसका बेनिफिट क्या है ना, इसका बेनिफिट ये सबसे पहले तो दिल्ली बेस्ड जॉब रहने वाली है, तो जितने भी नॉर्दर्न रीजन के बच्चे हैं या फिर जो लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में काम करना चाहते हैं, वो इसको ऑप्ट करते हैं और इसको ऑप्ट करने के बाद अपनी लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। अब बात करें प्रमोशन की, तो 5 साल बाद अगर आप 2400 पे सेलेक्ट हो, 2400 पे ही सिलेक्शन होता है वैसे तो इसमें। 2400 पे जब आप सेलेक्ट होते हैं तो 5 साल के बाद आप 4600 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है आप लोगों को। एसएससी इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को लेती है, जिसमें आपका रिटन और स्किल टेस्ट दोनों होते हैं, ये दोनों आपको क्वालीफाई करने होते हैं। अगर आप इनको क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आप 4600 पे प्रमोट हो जाते हैं। 5 साल के बाद मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसके बाद आरटीपी आता है, रोटेशनल ट्रांसफर आपका, जिसमें आपकी मिनिस्ट्रीज़ चेंज होती हैं। ये अराउंड 8 से 10 साल का एक पीरियड होता है जिसमें आपकी मिनिस्ट्री थोड़े-थोड़े टाइम बाद चेंज होती रहती है। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है डीओपीटी का। आपकी ट्रेनिंग, वर्क मैनेजमेंट, टूर, ये सारी फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग में मिलेंगी, डीओपीटी में मिलेंगी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के अलावा। बाकी सीजीएचएस, डीएलएस, अलाउंस ये सारी फैसिलिटी सेम रहती हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उन स्पेशल पर्क्स की जो अदर मिनिस्ट्रीज़ में मिलते हैं बाकी डिपार्टमेंट के। ओके, अब हमारा 5वां डिपार्टमेंट था सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आप ग्रेड डी की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, लेवल 4 पर, और ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग होती है। इसमें आपकी इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। मोस्टली इनका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, पर मोस्टली स्टूडेंट्स को जब जॉइनिंग मिलती है सीएजी में तो वो अदर स्टेट्स में मिलती है। क्योंकि हर एक स्टेट में एक अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होता है या बाकी भी ऑफिसेज होते हैं, वो आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब बात करें इनके प्रमोशन की, ये सीएजी में आपको प्रमोशन कैसे मिलता है? तो स्टेनो कैडर की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलता है 5 से 7 साल में, जिसमें कि आप 2400 से 4200 पर प्रमोट होंगे। यहाँ पर आपको कितना टाइम लगेगा? 5 साल का टाइम लगेगा, 5 से 7 साल का टाइम लगेगा। वहीं इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो सीएजी की सबसे अच्छी बात क्या है? क्यों हमने सीएजी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप 2 से 3 साल बाद ना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है एक डबलईओ का, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जिसमें कि आप 2400 पे सेलेक्ट होने के 2 से 3 साल बाद एलिजिबल हो जाओगे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, और ये एग्ज़ाम आपको प्रमोशन देता है 2400 से सीधा डबल। आप 4800 की पोस्ट पर जॉइन करते हैं, अगर आप इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। वैसे एसएससी भी डबल की डायरेक्ट एग्ज़ाम लेती है, पर लेकिन क्योंकि वो सीजीएल का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टफ होगा। ये इस चैनल के थ्रू आप जाते हैं ना, मतलब कि आप सीएजी में मान लीजिए सेलेक्ट हो गए हैं अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग, स्टेनोग्राफर कैडर में या दूसरे कैडर में, तो आप 2 से 3 साल बाद एलिजिबल हो जाएँगे डबलईओ का एग्ज़ाम देने के लिए। उस एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपके डिपार्टमेंट के लोग होंगे। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, बाहर से कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा आपका, और ये आपको एक डबल आपकी सैलरी को डबल कर देता है। 2400 से सीधा 4800 की आप पोस्ट पर आ जाते हैं, जो कि एक डबलईओ की पोस्ट है। ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। ठीक है? जो कई स्टूडेंट होते हैं जो इसको नहीं देना चाहते। अगर आप इसको नहीं देना चाहते तो 5 से 7 साल का इंतज़ार करिए और 2400 से 4200 आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की, जो इनको अलग करती हैं। और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी अलग-अलग फैसिलिटी हैं, उनको कई सारी बातें अलग करती हैं बाकी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से। उनके बारे में भी हम लोग वीडियो लेकर आते रहेंगे। पर लेकिन ये क्योंकि हम इनको टॉप 5 में रख रहे हैं इनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अब देखिए कोई भी, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी इंडिया में ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो
जो 2400 से 4800 दे देता हूँ आपको 2 से 3 साल में। आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है? इसी तरह से आप यहाँ पर देखें अगर डीओपीटी के बारे में तो कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं है जो आपको सेक्रेटेरियल वर्क सिखाता है, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में ग्रोसरी का आपको ये कार्ड नहीं मिलता या दिल्ली बेस्ड आपकी जॉब नहीं होती है। आर्मी की जो हमारी जो तीनों फोर्सेज़ होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिले स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट होने के बाद। इसी तरह से हम एमईए रेलवेज़ का देखें तो रेलवे के पास की फैसिलिटी है और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। लाइफ टाइम आपको ये मिलता है और पे लेवल के साथ अपग्रेड होता जाता है। फिर अगर हम एमईए का देखें तो हाई पेइंग जॉब है, फॉरेन पोस्टिंग है। ये चारों पाँचों मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट अपने आप में अलग-अलग अपनी खूबियाँ रखते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज़ किया है और आप लोगों को ये बताना हमारा मोटिव था कि किस तरीके से आप अपने टारगेट को सेट करेंगे अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और अपनी मनपसंद जॉब में सेलेक्ट हो सकें। क्योंकि सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स से क्या गलती होती है कि वो सेलेक्ट तो हो जाते हैं, पर लेकिन क्योंकि वो उनकी मनपसंद जॉब नहीं होती तो उनको छोड़ के उनको दोबारा तैयारी करनी होती है। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। अब हमने आपको बता दिया है और भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हम आपको साथ-साथ बताते रहेंगे, पर क्योंकि ये टॉप 5 थे तो सबसे पहले इनके बारे में बताना ज़रूरी था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।